नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लर्न स्मार्ट एडू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जो लोग भारतीय मूल के जो लोग बांग्लादेश जाना चाहते हैं या जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं उनके लिए ये एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय मूल के लोग जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं वो अभी थोड़े दिन के लिए ना जाएं, और जो लोग वहाँ रहते हैं कामकाज के लिए हो या स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए ये एडवाइजरी है कि वो अपने अपने निवास स्थान से बाहर ना निकले। लेकिन क्या स्थिति उत्पन्न हुई है बांग्लादेश में कि ये एडवाइजरी जारी की गई है? दोस्तों, बांग्लादेश में हाल ही में भड़के हिंसा के बारे में हम बात करेंगे। हिंसा के पीछे के कारणों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंसा में शामिल लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और नुकसान की सीमा और समाधान के संभावनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के लोग जब 19 जुलाई शुक्रवार के सुबह अपने बिस्तर से जागा तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि बांग्लादेश बिल्कुल सन्नाटा, बंद पड़ा है बांग्लादेश, और वर्चुअली वो कट ऑफ हो गए थे। इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं था, और वायलेंट जो है प्रोटेस्ट्स बड़े चल रहे थे। ये इन प्रोटेस्ट में कहा जाता है कि आज की तारीख तक 39 लोग मारे गए हैं और 2500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। और ये भी कहा जाता है कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है उनके कार्यकाल में ये 2 दशकों में ये पहला सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्राइसिस है। अब ये प्रोटेस्ट्स क्यों शुरू हुई है, अगर इसको जानना है तो हम उसके जड़ तक हमें समझना पड़ेगा ये कब क्यों हुआ है। दोस्तों, 1971 में जो है बांग्लादेश का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, वो तब क्या था? तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो तब मुजीबुर रहमान जो थे, उनके जो लीडर, उन्होंने मुक्ति बाहिनी गठन की थी और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ। और ये जो स्ट्रगल था उनके साथ उनके कर्मी भी थे। तो जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गया था, उसके बाद जब मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक उनके जिन्होंने जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भाग लिया था उनके लिए नौकरी का प्रबंध किया था सरकार में, और उसके लिए उन्होंने 30% कोटा उन्होंने दिया हुआ था। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि ये जो है ये वंशज होगा। इसका मतलब ये है जो भी फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करेगा या उस फैमिली से आएगा उसको इसी कोटे से सरकारी नौकरी मिलेगी। ये कोटा चलता रहा। लेकिन 2018 में प्रोटेस्ट्स के बाद इस कोटे के खिलाफ प्रोटेस्ट्स हुए थे। तो इसके बाद क्या हुआ ना, शेख हसीना ने इस कोटे को समाप्त कर दिया। ये 2018 में हुआ था। लेकिन इन्होंने जो खारिज कर दी थी, ये जो कोटे को समाप्त कर दिया था, इसके खिलाफ बांग्लादेश में हाई कोर्ट में एक केस दाखिल हुआ था, और उसकी सुनवाई का जो नतीजा है वो इसी साल 2024 के जून के महीने में उसका निर्णय आया, और हाई कोर्ट ने उस कोटे को बहाल कर दिया। 30% कोटा को बहाल कर दिया। जब ये बात हो गई तो हिंसा भड़क गई। लेकिन एक बात है, इस जो बहाली का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, इसके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ था इसको चैलेंज करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने तय भी कर दिया था कि इसी साल अगस्त 2024 अगस्त के 7 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने से पहले क्या हुआ था, ढाका यूनिवर्सिटी की जो छात्र संघ है उन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का कि 30% कोटा जो बहाल किया गया है दोबारा से, उनका ये कहना था कि देखिए ये कोटा जो है ये पार्शियल है, ये मेरिट बेस्ड कोटा नहीं है, और सिर्फ किसी एक वर्ग के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली ये कोटा है, और ये कोटा को समाप्त किया जाए
और मेरिट बेस्ड जो है वो कोटा लाया जाए, या कोटा को बिल्कुल समाप्त करके सिर्फ मेरिट के ऊपर ही चयन किया जाए सरकारी नौकरी में लोगों को। तो ये जो उनका जो मांग था ये जायज़ मांग था और इसके चलते उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये आंदोलन शुरू होने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये पुलिस और छात्र संघ और जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच एक झड़प का माहौल ले गया। जब ये हो गया तो धीरे धीरे ये वायलेंट होना शुरू हो गया। तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल वायलेंट हो गए। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि 39 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 2500 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। तो ये जो झड़प है इसके पीछे के कारण की बात मैं थोड़ी आपको जानकारी दे दूँ। पहले तो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसको शुरू किया था आंदोलन को। अब हुआ क्या है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कि खालिदा जिया का पार्टी है, वो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में। अब वो क्या हुआ, वो शामिल हो गए इस आंदोलन में। जब आपको तो पता ही है जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या जहाँ पॉलिटिकल लोग शामिल होते हैं वो गड़बड़ी और ज़्यादा फैलती है। उन बांग्लादेश के अपोजिशन पार्टी का उस आंदोलन में शामिल होना ही सबसे बड़ा कारण बन गया और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये वायलेंस जो है ये फैलना शुरू हो गया। तो जो कि एक छात्र आंदोलन हुआ करता था वो एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। तो जिसे बोलते हैं ना, वो पॉलिटिकल लोग जहाँ भी घुसते हैं उसको हाईजैक कर लेते हैं। तो इसका मौके का फ़ायदा उठा के वो अपना जो है ना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाहते हैं शेख हसीना के साथ। अब हुआ क्या, जब वायलेंस शुरू हो गया तो शेख हसीना ने क्या किया, उन्होंने पैरामिलिट्री को बुला लिया। और पैरामिलिट्री आपको पता है जब इस तरह का वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं तो सख्ती से पेश आते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, मौतें भी हो गई। तो एक वायलेंस जब शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा फैलता है, इसी तरह से आग की तरह ये फैलना शुरू हो गया। अब जब बांग्लादेश एक छोटा देश है, पूरी दुनिया का नज़र उस पर टिकी हुई है, तो यूनाइटेड नेशन तक ने गंभीरता जाहिर की है कि किसी भी तरह ये जो वायलेंस चल रहा है बांग्लादेश में उसको रोका जाए। अब प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी जो है रिएक्शन जो है वो भी थोड़ा जल्दबाजी में शायद उन्होंने एक रिएक्शन दे दिया, जिसके कारण और भी जो है ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है और भी भड़क गया है उनका। जब ये बीएनपी जो कि खालिदा जिया का पार्टी जो है वो शामिल हो गए और प्रोटेस्ट जब ज़्यादा फैल गया और वायलेंट रूप ले गया, आर्जनी हो गई, लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा था कि वो उनसे स्टूडेंट्स ग्रुप से बात करेंगी कि नहीं। तो उन्होंने इधर स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा कि कुछ हुआ होगा, ज़ुबान फिसल गया होगा, कुछ भी। उन्होंने कहा कि ये रज़ाकार जैसे ये बिहेव कर रहे हैं ये प्रोटेस्टर्स। अब रज़ाकार कौन है? रज़ाकार वो लोग हैं जो कि जब बांग्लादेश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, एक फोर्स था जो कि पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करता था। ये जो फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट में, उनको रज़ाकार कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये रज़ाकार जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलके उन्होंने जो 30 मिलियन बांग्लादेशियों का जो है मृत्यु हुआ था उसके कारण, और 40 मिलियन बांग्लादेशी महिलाओं का बलात्कार हुआ था इन्हीं रज़ाकारों के कारण। और जब शेख हसीना ने ये बोल दिया कि ये रज़ाकार जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है कि ये आंदोलनकारी और भी ज़्यादा भड़क गए। क्यों ना, रज़ाकार जो है उनको अच्छी नज़र से कि कोई नहीं देखता है। तो हुआ क्या, जब ये भड़क गए उसके बाद शेख हसीना जब टॉक्स के लिए उनको आमंत्रित किया, बातचीत से सुलझाया जाए, तब उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए, बाहर के बहुत सारे देश नज़र टिकाए बैठे हुए हैं बांग्लादेश के ऊपर। उसमें यूएसए है, चाइना है, भारत है। देखिए, हर देश का अपना अपना इंटरेस्ट है बांग्लादेश में। और
ज़्यादातर देश बांग्लादेश में तख्ता पलट कैसे हो उसके ऊपर भी उन्होंने नज़र गड़ाया है, बैठे हुए हैं, जैसे कि चीन और अमेरिका। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के आग में घी डालने वाले काम जो है वो भी बाहर की ताकतें कर रही है, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। कोई भी देश शामिल हो सकता है, और ये बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो खालिदा जिया का पार्टी है, उसका भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऊपर से बहुत ज़्यादा टेरर आउटफिट्स है जो कि बांग्लादेश के भीतर काम करते हैं, उनका भी यूज़ कर रहे हैं इस आंदोलन को आग देने में। देखिए, भारत का इंटरेस्ट क्या है? भारत का इंटरेस्ट क्यों ना, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, और भारत के साथ बांग्लादेश का बहुत अच्छा और गहरा रिश्ता है, और भारत ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है बांग्लादेश में। तो भारत की चिंता जो है, बांग्लादेश कैसे अभी बांग्लादेश में शांति बहाल हो, उसका चिंता है। तो इसके लिए भारत भी कोशिश करेगा कि कैसे शांति बहाली हो। अब बात यहाँ उठ के खड़ा होता है कि यहाँ शांति बहाली अब कैसे हो सकता है। देखिए, बांग्लादेश एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अभी भी उसको डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस नहीं मिला है। हालांकि वो व्यापार जो है उसका, जो गारमेंट्स का एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा करता है, उसी से उसकी कमाई होती है। तो अगर ऐसे बंद पड़ा रहेगा देश तो काम कैसे चलेगा? उनकी जो आमदनी है, एक्सपोर्ट से उनका आमदनी होती है, अब ये अगर बंद पड़ जाएगा तो कैसे चलेगा? लोगों का रोज़मर्रा का जीवन जो है, अंडर डेवलप्ड कंट्री मीन्स लोग हर रोज़ काम करते हैं और उससे जो कमाते हैं उससे गुजारा होता है उनका। अब इस जो आंदोलन, ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसका सल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। उस देश का तरक्की रुक जाएगा बिल्कुल। तो इसके लिए पहला जो कदम है, प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसे भी हो स्टूडेंट्स को बातचीत करने में मनाएं, और इसके लिए उन्होंने अपना जो है देश के लॉ मिनिस्टर और जो एजुकेशन मिनिस्टर, इनको जैसे भी हो छात्रों को बातचीत के लिए राज़ी करें, क्योंकि ना छात्र अगर बातचीत के लिए राज़ी हुए तभी कोई एक हल का रास्ता निकल सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि शेख हसीना के साथ अपना जो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाहते हैं, उनको विड्रॉ करना पड़ेगा इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि न पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उनका इस बातचीत में, क्योंकि ना स्टूडेंट्स जो है वही भविष्य में नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे और उनको नौकरी मिलेगा। तो वो अपना जो है बातचीत सरकार के साथ करके एक अपना हल निकालेंगे। तो इसमें से ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, इसको बिल्कुल अलग थलग होना पड़ेगा। और जो कोई भी इस पार्टी को यूज़ कर रहा है, उनको भी सोचना चाहिए कि आगे चल के उनको व्यवसाय बांग्लादेश के साथ ही करना पड़ेगा। तो अगर इकोनॉमिकली उसको मार देंगे तो आगे चल के नुकसान उन्हीं देशों का होगा जो कि उनके साथ व्यवसाय कर रहे हैं। और रही बात मध्यस्थता की, जो कि उनके बीच अगर बातचीत न हो पा रही हो तो कोई एक न्यूट्रल देश उनके बीच बातचीत करा के एक हल निकलवा सकता है। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश जो है इकोनॉमिकली अभी इतना उसका अच्छा नहीं है। और हाल फिलहाल में जो शेख हसीना गई थी चीन के दौरे पे, तो वहाँ चीन भी जो है उनको इतना फेवरेबल कुछ उनको मिला नहीं, हासिल नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने $5 बिलियन वर्थ जो युआन मांगा था, चीन ने बिल्कुल मना कर दिया। सिर्फ $1 बिलियन का उन्होंने दिया हुआ है, जो कि बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं है। और बांग्लादेश का आज ये हालत चीन के ज़्यादातर जो है इसका जो जिम्मेदार है इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स, वो चीन जिम्मेदार है। क्योंकि चीन ने जो है एक बड़ा ही एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इनका डेफिसिट बना के रखा हुआ है। तो जो बांग्लादेश का जो फॉरेक्स रिज़र्व है, जो कि डॉलर्स का रिज़र्व होता है, वो बिल्कुल घटता चला गया। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने ज़्यादा आमदनी की है चीन से, जबकि निर्यात बिल्कुल ना के बराबर था। तो इसके चलते क्या हुआ, उनका जो है ट्रेड डेफिसिट और इम्बैलेंस हो गया, और
उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्कुल घटता चला गया। तो अब चीन जो है, आपको तो पता ही है चीन का क्या है, चीन का है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ऋण के बोझ में डाल के फिर देशों को अपने कब्जे में ले लेना या देश के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लेना। तो चीन एक बड़ा ही रहस्यमय देश है जो कि पूरे एशियाई, छोटे छोटे एशियाई देशों को इसी तरह से बुली करता है। तो इससे इस इकोनॉमिकली उभरने के लिए अभी बांग्लादेश की परिस्थिति नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। और भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जितना हो सके बांग्लादेश की सहायता ज़रूर करेगा, क्योंकि ना बांग्लादेश के साथ हमारा जो है ना कि व्यापारिक संबंध है बल्कि लोगों के बीच भी एक गहरा संबंध है। तो इसके चलते ये अभी जो इसका जो सॉल्यूशन एक ही अभी है कि जो छात्रों के साथ बातचीत करना। और एक बात है कि ये जितने भी जैसे कि जो मौतें हुई हैं और जो घायल हुए हैं उनके लिए एक बड़ा जो है एक कॉम्पनसेशन पैकेज जो प्रधानमंत्री शेख हसीना को बिल्कुल डिक्लेयर करना चाहिए। अब कॉम्पनसेशन के अलावा देखिए जो घायल हुए हैं ना उनका जो चिकित्सा भी है वो सरकार को बिल्कुल बोझ अपने ऊपर ले लेना है और मुफ्त में उनके सारे जो है जितने भी लोग जो घायल हुए हैं उनका चिकित्सा भी करवाना चाहिए। और इसके अलावा बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को इस जो मुद्दे पे एक अर्जेंट हियरिंग करके जैसे भी हो इस केस का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए, क्योंकि ना इससे क्या होगा कि एक जो है जुडिशरी के ऊपर भी जो भरोसा वो भी आ जाएगा और जो लोग शेख हसीना को एक डिक्टेटर के तौर पे मान रहे हैं आज की तारीख में, उनको भी लगे कि ये सारी चीज़ें वो देश के भलाई के लिए करना चाहती हैं। इससे क्या होगा कि देश में शांति बहाल भी बनी रहेगी और सामान्य ज़िंदगी वापस आ जाएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये जो बांग्लादेश में जो परिस्थिति है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझाने में मैं सक्षम हुआ हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मैं वीडियो लेते आऊँगा। अगले वीडियो तक नमस्कार।